में हमने पढ़ा। अब हम एक कंपैरिजन करते हैं बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। कहते हैं डीएनए और आरएनए में से ना जो डीएनए है आपका, इट इज मोर स्टेबल। ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। जबकि आरएनए को कहते हैं इट इज लेस स्टेबल। तो ऐसा क्यों? वाई द डीएनए इज मोर स्टेबल एंड द आरएनए इज लेस स्टेबल? ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है विजन। More stable whereas RNA is less stable. This is a question why DNA is considered as more stable whereas RNA का जो structure है वो less stable है। देखो भाई, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। फिर दोनों में क्या फर्क है? फर्क कहाँ है? एक तो शुगर का फर्क है। डीएनए में कौन सी शुगर यूज हुई थी? डीएनए में यूज हुई है डीऑक्सी राइबोज शुगर, जबकि आरएनए की शुगर कौन सी है? आरएनए में है राइबोज शुगर, राइट। डीऑक्सीराइबोज शुगर का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसका मतलब है कि ये जो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की ये जो शुगर है, इसमें सेकेंड कार्बन पर H और OH ग्रुप की जगह दोनों जगह H ग्रुप ही अटैच्ड है। जबकि राइबोज शुगर में क्या है? राइबोज शुगर में हर जगह की तरह सेकेंड वाले कार्बन पे भी क्या अटैच्ड है? आपका H एंड OH अटैच्ड है। सो हियर वन O इज एक्स्ट्रा। O जो होता है यानी ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्टिव होता है, तो इट मेक्स इट रिएक्टिव, ठीक है। तो ये इसको रिएक्टिव बना लेगा, समझ गए? ठीक है। So here you can see in RNA we have used ribose sugar. In the ribose sugar on the second carbon there is presence of OH group and the oxygen makes it more reactive. तो ये बात हो गई आपकी आरएनए की एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करें तो देखो, डीएनए जो होता है आपका वो डबल हेलिकल होता है, ज्यादातर सब जगह डीएनए डबल हेलिकल है। और आपको पता है डबल हेलिकल का मतलब है बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में आ गए, इसकी वजह से ये चीज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है ना। जबकि यहाँ कैसा है? यहाँ पर ये है सिंगल हेलिकल। तो सिंगल हेलिकल होने के कारण ये कम स्टेबल है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजिनस बेस की बात करें। नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पर है एडेनिन, है ना। एडेनिन के बगल में कौन आता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ? थाइमिन। थाइमिन के बगल में एडेनिन, फिर ग्वानिन के साथ आता है साइटोसिन। जबकि अगर ये डबल हेलिकल हुआ इनकेस, वैसे तो होगा नहीं, और हुआ तो यहाँ पे एडेनिन के सामने कौन आएगा? यूरेसिल आएगा। यानी जहां भी थाइमिन होगा, सिंगल चेन में भी थाइमिन होगा तो यूरेसिल आएगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन आएगा। सो द प्रेजेंस ऑफ दिस यूरेसिल is making it unstable. Why it is making unstable? अब थायमिन और यूरेसिल के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, जैसा भी यूरेसिल है, अब यूरेसिल और या थायमिन ये पायरिमिडीन है यानी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये जैसे यूरेसिल है मान लीजिए, तो थायमिन में क्या आपको देखने को मिलेगा? यू विल फाउंड अ मिथाइल ग्रुप एट द 5th कार्बन। थायमिन में सेम यूरेसिल वाला स्ट्रक्चर होगा, बस 5वें नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप होगा। यानी थायमिन को वी कैन से एज 5 मिथाइल यूरेसिल। हम थायमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल कहते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप इज मेकिंग इट मोर स्टेबल। इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। जबकि यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये मोर रिएक्टिव है, यानी कि ये लेस स्टेबल है। इट इज लेस स्टेबल। समझ गए सभी लोग ये पॉइंट्स? जितने पॉइंट्स बताए, तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ओके, देन नेक्स्ट आ जाते हैं, ये डीएनए और आरएनए का हमने थोड़ा कंपैरिजन किया। नेक्स्ट ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ थायमिन, यानी थायमिन का कोई और केमिकल नेम क्या है? तो उसका नाम है 5 मिथाइल यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारगप्स रूल। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है अरविंद चारगप। अरविंद चारगप जो साइंटिस्ट है, उसने एक रूल दिया डीएनए के बारे में। उसने क्या कहा?
देखो भाई, आप सबको पता है जहां भी एक प्यूरिन आता है तो प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिडिन आता है। उसने यही बात कही, उसने कहा तो प्यूरिन के सामने पायरिमिडिन आता है, इसका मतलब जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पायरिमिडिन होंगे। द नंबर ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पायरिमिडिन। दिस इज नाउ नॉट द हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज इक्वल साइन। तो प्यूरिन नंबर एंड पायरिमिडिन का नंबर, दोनों का नंबर कैसा है? इक्वल है। प्यूरिन्स में कौन कौन आते हैं? प्यूरिन्स में आते हैं आपके एडेनिन और कौन होता है? ग्वानिन। तो ग्वानिन। एडेनिन, ये दोनों टोटल जितने भी होंगे उनका ही इक्वल होगा थायमिन एंड साइटोसिन, राइट। ये दोनों पैरामिडिन है डीएनए में, ये दोनों प्यूरिन है इसमें। तो जितने भी प्यूरिन होंगे, हर बार प्यूरिन के सामने पैरामिडिन आता है, तो टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पैरामिडिन। वेरी सिंपल। अगर हम दोनों इनको रेशियो में निकाल लें, एडेनिन प्लस ग्वानिन यानी प्यूरिन अपॉन पायरिमिडिन, थायमिन प्लस साइटोसिन, अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब पूरा एजी और टीसी इक्वल है, तो कट जाएगा ना। अगर ये 20 हुए, ये भी 20 होंगे, तो कट जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो प्यूरिन और पायरिमिडिन क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल्स टू 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ भाई, आपका इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, जब भी एडेनिन आया उसके सामने हमेशा थायमिन आया, तो एडेनिन और थायमिन का नंबर इक्वल होगा। नाउ दिस इज इक्वल, इक्वल नंबर, यानी एडेनिन और थायमिन का रेशियो भी इक्वल टू 1 ही होगा, राइट। सेम वे, जितने ग्वानिन है उतने ही साइटोसिन है, तो ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो भी इक्वल्स टू 1 होगा। दिस इज वेरी सिंपल, ये सारी एक ही बात है। प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडिन है, एडेनिन इक्वल टू थायमिन है, ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन है। क्लियर है? दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा, दूसरा देखिए, अगर आप देखो ए अपॉन प्लस जी, टी अपॉन सी, क्या तो इक्वल टू 1 है। बट अगर एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है, एडेनिन थायमिन को एक साथ लिखूं और ग्वानिन साइटोसिन को एक साथ लिखूं, इनका रेशियो इक्वल टू 1 नहीं आएगा, ये गलती मत करना। इसको और इसको ध्यान से देख लो। यहाँ पर तो ए और जी है भाई, ए जितने उतने ही टी, जितने जी उतने ही सी, तो ऑब्वियस सी बात है जितना ऊपर उतना ही नीचे, राइट और नॉट। सिंपल सी भाषा में बोलती हूँ, अगर एडेनिन मान लो 8 है, एडेनिन 8 है, तो थायमिन भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। और अगर ग्वानिन 2 है, तो साइटोसिन भी कितना होगा? 2 ही होगा, है कि नहीं? तो ए प्लस जी, ए प्लस जी कितना हो गया? ए प्लस जी 10, और टी प्लस सी भी कितना है? 10। यानी दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 1 होगा या नहीं होगा? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। बट ए प्लस टी एंड जी प्लस सी, इसका रेशियो इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, बट इसका रेशियो कांस्टेंट होता है फॉर अ स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज के लिए, हर स्पीशीज के लिए ए प्लस टी और जी प्लस सी का रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट ही होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जितनी भी शुगर होंगी, हर शुगर के साथ एक एक फॉस्फेट जुड़ा होता है, तो जितनी शुगर होगी उतना ही क्या प्रेजेंट होगा? उतना ही प्रेजेंट होगा फॉस्फेट ग्रुप। दिस इज चारगव्स रूल। अगर आपको पेपर में एक लाइन लिखनी पड़े, तो आप ये वाली बात लिख दो, एक तो एक आप ये वाली बात लिख दो, ये दो बातें लिख दीजिए। ए प्लस टी और जी प्लस सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, प्लस ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इक्वल्स टू 1 है। ओके, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनता है आपका, बड़ा सिंपल सा, मैंने दे भी रखा है आपको असाइनमेंट के अंदर। आप लोग असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी कुछ प्रैक्टिस करना सारे। सो अगर आपको पेपर में कोई दे दे कि भाई जो ग्वानिन है ना, वो तो है 30%, ग्वानिन है 30%, आप बताओ थायमिन कितना होगा? ठीक है, ग्वानिन है 30%, बताओ थायमिन कितना होगा? ये बोला है दिनेश। दिनेश जवाब देगा मुझे। दिनेश यहाँ था कि कहीं और गया हुआ था? घूम रहा था वीडियो ऑन करके, है ना? नो मैं यहीं बैठा हूँ साइड में। अच्छा फिर ठीक है, चल अब दोनों मिलके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।
सुन अब साथ साथ जवाब देना है तुझे। ग्वानिन 30% है, थायमिन निकालना है, क्या लगता है तुझे? शाहिद भी ध्यान से देखे, मैं शाहिद को भी पकड़ने वाली हूँ अगले पे। तो ग्वानिन 30% है तो क्या हो जाएगा? अच्छा ये बता, जब भी ग्वानिन होता है तो ग्वानिन के सामने हमेशा कौन आता है? दिनेश, ग्वानिन के सामने हमेशा कौन आता है? मैम हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो मैम, बोलिए, थाइमिन सुनाई 20। नहीं, हेलो, मुझे नहीं कितना है, तो मुझे जवाब। थाइमिन 20% होगा ना? हमें निकालेंगे, हम ऐसे नहीं मान रहे, मैं मान ही नहीं रही थायमिन 20% आ गया, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे डिटेल चाहिए। ग्वानिन 30% है, ग्वानिन के सामने हमेशा कौन आता है ये बताओ। मैम साइटोसिन। बिल्कुल सही बात, हमेशा साइटोसिन। तो ग्वानिन अगर 30% है तो साइटोसिन कितना है दिनेश? 70। दिनेश कौन है? कितने सारे दिनेश हो गए क्लास में? हाँ जी बताइए, कहाँ क्या? दिनेश माइक क्यों ऑफ कर लिया? फटाफट जवाब देने हैं साथ साथ। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। मैं कह रही हूँ ग्वानिन 30% है तो 30। साइटोसिन 30 हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया ये? ग्वानिन और साइटोसिन इकट्ठा मिला के कितना हो गया? मैम 60। बिल्कुल ठीक बात है, 60 हो गया। 100 में से कितना बच गया? 100 में से कितना बच गया दिनेश? मैम 40। मैम बिल्कुल, 40 कितना 40। बचा है? 40%। अब जी और सी तो आ गए, अब 40 में कौन कौन आएंगे? टी और ए। तो टी और ए होते हैं बराबर, दोनों में बराबर बांट दो। तो थायमिन या एडेनिन दोनों ही कितने आ गए? 20% ईच, जैसा कि उसने आंसर बताया था। तो करना है इसको ऐसे है, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो होपिंग कि सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना है ये। ओके ठीक है दिनेश, गुड। चलो आगे करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन। देखिए भाई, चार्गप का रूल हम लोगों ने कर लिया। चार्गप के रूल के बाद और क्या पढ़ना है? लेंथ ऑफ डीएनए। बच्चों कुछ डाटा है जो आपको एज इट इज लर्न करना है, ठीक है। आपकी बुक्स में जो थोड़ा रटने वाला डाटा है, डीएनए की लेंथ बताई हुई है कुछ की, तो वो आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, किसमें कितने बेस पेयर होते हैं। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ह्यूमन के अगर हैप्लॉइड यानी एन कंटेंट में बात करें तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। पर यही अगर टोटल ह्यूमन, ह्यूमन तो डिप्लॉयड होता है, तो बात करेंगे तो आएगा 9.9 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। अगर ये चीज हमें बोले ई कोलाई में बताओ कितने बेस पेयर है, बेस पेयर का मतलब क्या है? ए के सामने टी आ गया, ये एक बेस पेयर हो गया ना, ऐसे। तो ई कोलाई में अगर यही बात बोले तो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर आर देयर, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जो किसको अटैक करता है? जो वायरस को अटैक करता है, जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करे, ऐसे ही को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज अलग अलग होते हैं। अगर बैक्टीरियोफेज लैम्बडा की बात करें तो वो जो होता है उसमें होते हैं 48,502 बेस पेयर आते हैं। अगर हम प्राय 174 बैक्टीरियोफेज की बात करें तो उसमें है